Hey everyone, this is Ajit Kumar and welcome on your channel English Wala 365 Day. I hope you are all doing well in your life. और इसी आशा के साथ हम क्या करते हैं, आज की टॉपिक की शुरुआत करते हैं। माय डियर फ्रेंड, जैसा कि आप जान रहे हैं कि यहाँ पे पार्ट्स ऑफ स्पीच में प्रोनाउन की क्लास चल रही है, जिसमें अभी तक मैंने आपको प्रोनाउन की क्लास में प्रोनाउन के डिफिनेशन क्या होता है, काइंड्स ऑफ प्रोनाउन एंड आपको मैंने फर्स्ट रूल्स बताया था यूज ऑफ प्रोनाउंस ऑफ नॉमिनेटिव केस। एंड आज देखेंगे माय डियर फ्रेंड हम लोग कि यूज ऑफ द प्रोनाउन ऑफ द ऑब्जेक्टिव केस, यानी कि आपका जो नॉमिनेटिव केस का जो यूज है, हमने लास्ट क्लास में आपको क्या किया है, इसके बारे में स्टडी करा दिया है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ा हुआ है। आप वहां से चेकआउट करके सबसे पहले कॉन्सेप्ट को वॉच कर लें, ताकि आज की क्लास आपको और भी अच्छे तरीके से समझ में आए। माय डियर स्टूडेंट, मैं आपका यहाँ से बस 1 मिनट समय लूंगा, मुझे बस आप सुन लीजिए। आपको करना कुछ नहीं है, आप जो देख रहे हैं यहाँ पे जो वेटेज है इंग्लिश ग्रामर का ना, तो पार्ट ऑफ स्पीच का जो रोल है वो सबसे ज़्यादा है आपके इंग्लिश ग्रामर में। और यहाँ पे आपको बस यहाँ पे ध्यान ये देना है कि अगर प्रोनाउन क्लास चल रही है तो यहाँ पे इंग्लिश वाला 365D पे आपको जो भी कॉन्सेप्ट बताया जाए उसे एक प्रॉपर क्या करिए, एक नोट्स बनाते चलिए और उसको रिवाइज करते चलिए। और थोड़ा सा एक चीज़ ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कि जो भी ये रूल्स आपको है, आप कहीं भी किसी भी प्लेटफॉर्म को चूज कर लीजिए। अगर आपको एज ए परफेक्टली अगर ऐसा मिलता है तो आप बेशक वहां से अपने नॉलेज को इंप्रूवमेंट करिए। लेकिन अगर आप यहाँ पे जुड़ते हैं इंग्लिश वाला 365D पे और मेरे साथ क्लास के हर एक कॉन्सेप्ट में एंड तक आप बने रहते हैं, तो मैं आपसे वादा करता हूँ कि कोई भी कॉन्सेप्ट आपके इधर उधर यानी कि माइंड में ही हमेशा चलता रहेगा और आप अपने इंग्लिश में क्या कर पाएंगे, अपने आप को एक कंफर्टेबल फील कर पाएंगे। जो एक अंदर से आनी चाहिए ना कि मेरी इंग्लिश वीक है, अब कैसे स्ट्रांग होगा, उसको आप क्या कर सकते हैं, अच्छे से यहाँ से जुड़ के इस प्लेटफॉर्म पे इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। सो माय फ्रेंड, ज्यादा मैं टाइम नहीं लूंगा। आज भी मैं आपसे, हो सकता है मे भी यहाँ पे कुछ नए स्टूडेंट मुझे क्या कर रहे हो, सुन रहे हो, तो आज क्लास के एंड तक आप बने रहिए। आपको कॉन्सेप्ट समझ के यहाँ पे जो पढ़ाने का वे है, जो कॉन्सेप्ट समझाने का वे है इंग्लिश ग्रामर का, वो हो सकता है और प्लेटफॉर्म की वजह से और प्लेटफॉर्म के वहाँ पे आप जब कंपेयर करेंगे तो उससे अलग हो सकता है। तो आइए दिल लगा के यहाँ पे क्या करते हैं, चलते हैं अपने कॉन्सेप्ट की तरफ, क्योंकि अगर हम लोग समय ज़्यादा अगर इधर उधर की बातें करेंगे क्लास में तो क्लास ज़्यादा इफेक्टफुल नहीं हो पाएगा। सो आइए चलते हैं माय स्टूडेंट, यहाँ पे देखते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है यूज ऑफ द प्रोनाउंस ऑफ द ऑब्जेक्ट केस। सो माय स्टूडेंट, इसमें जो रूल्स नंबर फर्स्ट है आज ऑब्जेक्टिव केस के, आपके सबसे पहले तो मैं ये बता देना चाहता हूं कि ऑब्जेक्टिव केस के यानी कि प्रोनाउन में जो ऑब्जेक्टिव केस का जो रूल्स है वो वाली आपके सामने 2 है, और दोनों रूल्स आज हम लोग क्या करेंगे, डिस्कशन कर लेंगे, पढ़ लेंगे, अच्छे से प्रॉपर नोट्स बनाइएगा और रिवाइज करिएगा। रूल्स है माय स्टूडेंट यहाँ पे, यूज ऑफ द प्रोनाउंस ऑफ ऑब्जेक्टिव केस एट द ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब इन अ सेंटेंस। किसी सेंटेंस में माय स्टूडेंट आप देखेंगे कि वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में क्या होता है, प्रोनाउंस ऑफ ऑब्जेक्टिव केस का यूज करते हैं। सर कहानी यहाँ पे मुझे ये जरा बता दीजिए कि यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस लिखा है तो ये होता क्या है। सो माय स्टूडेंट थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देंगे कॉन्सेप्ट में, क्योंकि आप जानते हैं ना कि इंग्लिश वाला 365D पे बिना कॉन्सेप्ट बताए तो मैं कुछ भी क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं तो जब एक गिलास पानी भी पीने जाता हूँ ना तो उसमें भी कॉन्सेप्ट देखता हूँ कि पानी कैसा है, पानी पीने योग्य है, यानी कि उसमें क्या क्या चीज़ें हैं होनी चाहिए, अगर वो मेरे अकॉर्डिंग है तो उसको मैं पीता हूँ। सो यहाँ पे कॉन्सेप्ट देखिएगा, यहाँ पे बात हुई है आपकी ऑब्जेक्टिव केस की, ध्यान से बस देखते रहिएगा। यहाँ पे आपका है बात हुई है ऑब्जेक्टिव केस की, और यहाँ पे स्टूडेंट मैं आपको 2 चीज़ और बताना चाहूँगा। एक आपका मैं बताना चाहूँगा नॉमिनेटिव केस का एंड एक मैं बताना चाहूँगा आपको पजेसिव प्रोनाउन का। सो माय स्टूडेंट, आपका जो कॉन्सेप्ट आज का चलेगा ये इसी बेस पे चलेगा। अब यहाँ पे कहानी ये आती है कि नॉमिनेटिव केस एंड ऑब्जेक्टिव केस में यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस बता दीजिए। तो नॉमिनेटिव केस आपका सब्जेक्टिव केस को ही बोलते हैं, यानी कि जितने भी आपके सब्जेक्ट होते हैं, सब्जेक्ट का मतलब माय स्टूडेंट आपका हो गया आई, वी हो गया, ही हो गया, सी हो गया, यहाँ पे माय स्टूडेंट आपका क्या हो सकता है, यू हो गया, दे हो गया। और यहाँ पे आप देखेंगे कि अगर ये आपका नॉमिनेटिव केस दिए हुए हैं किसी सेंटेंस में, तो जो इसका ऑब्जेक्टिव केस होता है वो क्या होता है, जरा ध्यान दीजिएगा। आई का अगर मैं लिखूंगा तो आई का मी होता है, यू का यू ही रहता है, वी का अस होता है, ही का यहाँ पे हिम होता है, सी का यहाँ पे हर होता है, दे का यहाँ पे देम होता है। लॉक हो रहा है क्या? तो यहाँ पे माय स्टूडेंट अब कहानी आएगी कि नॉमिनेटिव केस आपने यहाँ पे देख लिया। चलिए मी का क्या यहाँ पे मैं लिख दिया आई, यू का तो यू ही रहता है, अभी मैंने आपको बताया, वी का अस होता है, ही का हिम होता है, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ माय स्टूडेंट यहाँ पे, सी का क्या होता है आपका हर होता है, एंड दे का आपका क्या होता है, देम होता है। चलिए अब कहानी सर यहाँ पजेसिव प्रोनाउन क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। पजेसिव प्रोनाउन जो आपका होगा माय स्टूडेंट वो आपका क्या होगा, आई का आपका क्या होता है, आपका हो जाएगा माइन, एंड यू का क्या हो जाएगा माय स्टूडेंट आपका योर सेल्फ, एंड वी का क्या हो जाएगा आपका आवर सेल्फ, और यहाँ पे ही का क्या हो जाएगा माय स्टूडेंट हिज, यहाँ पे क्या हो जाएगा हर सेल्फ,
एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा माय स्टूडेंट आपका देयर सेल्फ, ये आपका हो जाएगा पजेसिव प्रोनाउन। तो अब कहानी ये आएगी कि यदि आपके वर्ब का यूज, यदि आपका ऑब्जेक्ट एज अ वर्ब के रूप में किसी सेंटेंस में यूज होगा तो वहाँ पे प्रोनाउंस ऑफ ऑब्जेक्टिव केस का यूज होगा। यानी कि आप देखेंगे कि वर्ब के बाद आपको ऑब्जेक्टिव केस हमेशा देखने को मिलेगा। कहानी इतने पे ही बस लॉक कर दीजिए। यानी कि किसी सब्जेक्ट में जो ऑब्जेक्ट यूज होगा एज अ वर्ब के रूप में, यानी वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में जब यूज होगा उस सेंटेंस में गेम चलेगा तो ऑब्जेक्टिव केस का यूज करेंगे। तो आप जितना भी मैंने यहाँ पे चीजें लिखी है ना, आप इसी का यूज करेंगे, आप नॉमिनेटिव केस का यूज नहीं करेंगे। ध्यान दीजिएगा, नॉमिनेटिव केस का यूज नहीं करेंगे एंड यहाँ पे पजेसिव प्रोनाउन का यूज नहीं करेंगे। आइए एग्जाम्पल की तरफ अब चलते हैं हमारे स्टूडेंट, ताकि आपको और बेटर तरीके से ये समझ में आए। चलिए यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है माई ग्रैंडफादर टोल्ड मी अ स्टोरी। यहाँ पे माई स्टूडेंट आपका क्या है, अच्छा थोड़ा सा यहाँ पे एक और ट्रिक ले लीजिए। यहाँ पे थोड़ा सा माई स्टूडेंट आप क्या करेंगे, मैं थोड़ा सा आपको यहाँ बताना चाहूंगा कि किसी भी सेंटेंस में आप क्या करेंगे, सब्जेक्ट को फाइंड करने के लिए सिंपली हु का क्वेश्चन करिए, आपको सब्जेक्ट निकल कर आएगा। एंड आप क्या करेंगे, व्हाट एंड हुम का क्वेश्चन करेंगे, तो आपका ऑब्जेक्ट फाइंड होगा, जिसकी हिंदी क्या होती है, ऑब्जेक्ट की कर्म। यहाँ पे कहीं अगर स्पेलिंग थोड़ा बहुत मिस्टेक होता है हमारे स्टूडेंट, मुझे पढ़ाते समय, बोलते समय, लिखते समय, तो आप वहाँ पे उसको करेक्ट कर लेंगे। इसमें कोई भी बड़ा इशू नहीं है। अगर थोड़ा बहुत एक लेटर छूटता है तो आप उसे क्या करेंगे, उसे करेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे आप ऑब्जेक्ट क्या करेंगे, यहाँ पे फाइंड करेंगे व्हाट एंड होम का क्वेश्चन करने पे। और जो आपका मेन वर्ब होता है ना, मेन वर्ब का मतलब ही आपका लग रहा है कि मेन वर्ब है, यानी कि जिसकी हिंदी क्या होती है, मुख्य क्रिया। यानी कि जो भी आप क्रियाएं, मेन आपकी क्रियाएं होती है, खेलना, उठना, बैठना, कूदना, नाचना, गाना, भगाना, सो ये सभी आपका क्या है माय स्टूडेंट, मेन वर्ब है। अब यहाँ पे बात हो रही है माय ग्रैंडफादर टोल्ड मी अ स्टोरी। तो आइए जरा यहाँ पे अच्छा इसकी हिंदी थोड़ा सा मैं बता देता हूँ आपको। व्हाट का मतलब क्या होता है माय स्टूडेंट, आपका क्या, और यहाँ पे हुम का मतलब क्या होता है आपका, किसका, किसकी, किसको। हुम का मतलब क्या होता है, किसका, किसकी, किसको। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, आप नोट कर लीजिए। हुम का मतलब होता है किसका, एंड किसकी, किसको, किसका, किसकी, किसको। इस तरह से आप क्वेश्चन उठाएंगे तो ऑब्जेक्ट फाइंड हो जाएगा। तो जरा आइए थोड़ा सा ध्यान से देखते हैं कि यदि यहाँ पे वर्ब कहाँ, पहले मेरा पे माई ग्रैंडफादर जो है ये आपका सब्जेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। टोल्ड मी क्या किए, बोले, बोलना ही हमारा क्या होगा, यहाँ पे वर्ब होगा। तो भैया वर्ब जब आया तो वर्ब के रूप में आप देखेंगे, वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में यहाँ पे मी का यूज हुआ है ना, तो ये सेंटेंस आपका करेक्ट है। अब कहानी यहाँ पे आई कि माई ग्रैंडफादर टोल्ड मी, मेरे ग्रैंडफादर दादाजी मुझसे बोले। मैं बोलूंगा किससे बोले, मेरे से बोले ना, तो यहाँ पे मी क्या हो जाएगा आपका, मी यहाँ हो जाएगा ऑब्जेक्ट। अभी तो मैंने बताया, अभी तो सर आपने बताया ना, कहूंगा मतलब किसका, किसकी, किसको, किससे बोले, मेरे से बोले ना, तो यहाँ पे मी क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। यहाँ पे आप देख रहे हैं वर्ब, और जस्ट वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आया। तो यही तो लिखा है कि यूज ऑफ द प्रोनाउन ऑफ द ऑब्जेक्टिव केस एज द ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब इन अ सेंटेंस। किसी सेंटेंस में वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस का यूज होता है। और यहाँ पे आपका वर्ब है टोल्ड, और यहाँ पे आप ऑब्जेक्टिव केस देख रहे हैं माय स्टूडेंट। अगर यहाँ पे आपका नॉमिनेटिव केस, पजेसिव केस का यूज कर देगा सेंटेंस में तो रॉन्ग हो जाएगा। वो कैसे देगा आपके एग्जाम में, कैसे एरर देता है, देखिए यहाँ आपका लिख देगा माई ग्रैंडफादर, यहाँ पे लिखेगा माई ग्रैंडफादर, टोल्ड लिखेगा, बिल्कुल करेक्ट है। अम्मी के जगह पे आपका आई दे सकता है, ओके, टोल्ड आई, या फिर यहाँ पे दे सकता है आपका माई दे सकता है, यहाँ पे और क्या दे सकता है, माइन दे सकता है माय फ्रेंड। ये सभी के सभी क्या होंगे, आपके रॉन्ग होंगे, सभी के सभी आपके क्या हो जाएंगे, रॉन्ग हो जाएंगे, करेक्ट नहीं है। बस ध्यान दीजिएगा, यदि किसी वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में, यदि किसी सेंटेंस में ऑब्जेक्टिव केस का यूज होता है, बस इतना माइंड में लॉक करिए। ऑब्जेक्टिव केस कौन कौन से होते हैं, इसको क्या करिए, इसको नोट्स कर लीजिए। नॉमिनेटिव पजेसिव प्रोनाउन क्या होता है ऑलरेडी आपको बता दिया गया है लास्ट क्लास में, आप वहां से चेकआउट करके इसके कॉन्सेप्ट को भी अच्छे तरीके से डिटेल में देख सकते हैं। तो कुछ भी यहाँ पे कॉन्सेप्ट आपके इधर उधर छूट नहीं रहा है। सबसे बड़ी बात यह है, आप बहुत आराम से सीख रहे होंगे यहाँ पे मेरे साथ, और जो स्टूडेंट मेरे साथ हर एक क्लास में बने हैं ना, मैं उनसे वादा करता हूँ कि कॉन्सेप्ट तो उनको कभी भूलेगा नहीं, बस रिवाइज करने की जरूरत है। क्योंकि जिस तरह से अगर आप भी क्या कर सकते हैं, दूसरे को इस तरह से गाइड कर सकते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट आना चाहिए। कॉन्सेप्ट क्लियर है तो क्वेश्चन को ऐसे उड़ा देंगे आप। यहाँ पे देखिए माय स्टूडेंट, आई टीच देम, आई मतलब मैंने, टीच पढ़ाता हूँ, देम मतलब उन्हें। सो यहाँ पे कहानी आएगी कि यहाँ पे पढ़ाते हैं किसको,
उन्हें ना, तो यहाँ पे सिंपली दे में यहाँ पे क्या है ऑब्जेक्टिव केस के रूप में यूज हुआ है, और यहाँ पे क्या है आपका, ये आपका वर्ब है। सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया क्या कि यहाँ पे आपके वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में ऑब्जेक्टिव केस का यूज होता है। यहाँ पे देम आपका क्या है ऑब्जेक्टिव केस है। तो यहाँ सर रॉन्ग कैसे देगा, यहाँ पे क्या लगाएगा मेरे स्टूडेंट, इसकी हिम्मत नहीं है, बस दियर्स दे सकता है यहाँ पे, या यहाँ पे आपका क्या दे सकता है, दे सकता है, बाकी वो कुछ भी नहीं करेगा। तो आई होप कि ये समझ में आपको आया होगा। जल्दी से आप क्या करिए, रूल्स लिखिए, यहाँ जो मैंने एग्जाम्पल दिया ये लिखिए, जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया इसको जल्दी से नोट्स कर लीजिए। उसके बाद चलते हैं यूज ऑफ द प्रोनाउंस ऑफ द ऑब्जेक्टिव केस के रूल्स नंबर 2 को देखेंगे वो क्या है, क्योंकि अब आपको पता है कि इंग्लिश वाला 365D पे अब हर एक कॉन्सेप्ट का जितने भी रूल्स रहेंगे आपको एक ही क्लास में देखने को मिलेंगे। तो क्योंकि अगर आपको मैं क्या करूंगा, थोड़ा थोड़ा एक एक कॉन्सेप्ट का अगर थोड़ा थोड़ा आपको पढ़ाऊंगा तो कब तक पढ़ाते रहेंगे, कब तक आप सीखते रहेंगे। तो अब थोड़ा सा स्पीड बढ़ाने की जरूरत है, आपको भी मेहनत करने की जरूरत है और मुझे भी मेहनत करने की जरूरत है। तो आइए चलते हैं और नेक्स्ट रूल्स देखते हैं कि यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस से रिलेटेड नेक्स्ट रूल्स हमारा क्या है, कैसे एरर आते हैं हमारे एग्जाम में, कैसे एग्जाम्पल को समझेंगे, उसका कॉन्सेप्ट क्या होगा। आइए उसको फटाफट देखते हैं। सो आइए चलते हैं और यहाँ पे देखते हैं रूल्स नंबर 2 क्या है। यहाँ पे है रूल्स नंबर 2, इफ टू प्रोनाउंस आर यूज्ड एज the object of a class of the sentences joined by a conjunction and then they are in the objective case। यदि किसी सेंटेंस में वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में दो प्रोनाउन क्या होंगे, कंजंक्शन एंड से जुड़ेंगे, तो वहां पे ऑब्जेक्टिव केस में वो क्या होंगे, यूज होंगे। सो माय स्टूडेंट समझ में आया क्या, किसी सेंटेंस के यदि वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में दो प्रोनाउन क्या होंगे, कंजंक्शन एंड से जुड़ेंगे, तो वह किस में होंगे, ऑब्जेक्टिव केस में ही होंगे। यानी कि आपका ऑब्जेक्टिव केस में मतलब यहाँ पे कॉन्सेप्ट जो मैंने बताया था सेम चीज है, नॉमिनेटिव केस एंड पजेसिव प्रोनाउंस में नहीं होंगे। लॉक हुआ क्या, अगर लॉक हुआ तो आइए चलते हैं। यहाँ पे अगर ज्यादा टाइम लेंगे तो ये आपको कंफ्यूजन कर देगा। एग्जाम्पल्स यहाँ पे समझते हैं ताकि आप बेटर तरीके से क्या कर सकते हैं, इसको कॉन्सेप्ट को देख सकते हैं। यहाँ पे माई फादर फॉरबेड यू एंड मी टू प्ले इन द सन। मेरे पिताजी ने क्या किया, यहाँ पे फॉरबेड मना करते हैं, यू तुम्हें और मुझे टू प्ले खेलने के लिए इन द सन धूप में। कहानी यहाँ पे ये आएगी, यहाँ पे माई फादर आपका बिल्कुल करेक्ट है क्योंकि यहाँ पे ये सब्जेक्ट है, फॉरबेड आपका मना करते हैं यू एंड मी। अब कहानी यहाँ पे ये आएगी माय स्टूडेंट, जरा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे आपका फॉरबेड एज अ वर्ब है, यहाँ पे आपका क्या है वर्ब है, और यहाँ पे टू प्ले जो आप देख रहे हैं माय स्टूडेंट, यहाँ पे ना, यहाँ पे क्या यूज हुआ है, टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यानी कि इन्फिनेटिव वर्ब का यूज हुआ है, जो ऑब्जेक्टिव केस के बाद यूज करते हैं। उसका अलग अलग कॉन्सेप्ट है, हर एक कॉन्सेप्ट अभी आपका आएगा, बट टॉपिक वाइज आपको समझाने में है क्योंकि थ्योरी चल रही है यहाँ पे। तो सबसे पहले थ्योरी पढ़ेंगे, उसके बाद तो आप ये भी देखेंगे कि प्रोनाउन क्या होगा, कि प्रोनाउन जो 3 घंटे का लेक्चर है वो आधे घंटे में कंप्लीट मैं भी करा सकता हूं, लेकिन समझ में नहीं आएगा। टेंस जो कि माय डियर स्टूडेंट होता क्या है, लगभग 10 to 15 डेज का क्लास होता है। हर एक टेंस को अच्छे से पढ़ाया जाए तो 1 घंटे की क्लास होती है, लेकिन 1 महीने का कोर्स 1 घंटे में खत्म है। इस तरह से आप लोग स्टडी भी करते हैं, ऐसा मैंने शायद देखा है, मेरी मानसिकता है, बट ऐसा ना किया करिए। आधा अधूरा नॉलेज किसी काम का नहीं है, क्योंकि जानते हैं ना, लिटिल नॉलेज इज डेंजरस नॉलेज। तो आप क्या करिए, हमेशा नॉलेज के पीछे भागिए, अपने आप को परफेक्ट करने के लिए भागिए। जब आप अपने आप को परफेक्ट बना लेंगे तो फिर नॉलेज एंड सफलता फिर ज़्यादा दूर रहती नहीं है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे माय फादर फॉरबेड, आप जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे वर्ब के बाद आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो यू है ना ऑब्जेक्ट के रूप में यूज हुआ है, यहाँ पे आप देख रहे हैं कंजंक्शन एंड से जुड़ा है, और यहाँ पे आपका मी भी यूज हुआ है। तो किस रूप में यूज हुआ है, ऑब्जेक्ट के रूप में यूज हुआ है। समझ में आया क्या, यही तो मैंने बोला, यदि किसी सेंटेंस में वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में दो प्रोनाउन आपको देखने को मिले तो माय स्टूडेंट और कंजंक्शन किससे एंड से जुड़े रहेंगे, वो ऑब्जेक्टिव केस में होंगे। अगर यहाँ पे यू ऑब्जेक्टिव केस में है तो यहाँ पे मी भी ऑब्जेक्टिव केस में होगा। रॉन्ग कैसे देगा, जरा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे माय स्टूडेंट, यहाँ पे लिखेगा माय फादर, यहाँ पे लिखेगा माय फादर फॉरबेड, यहाँ पे लिखेगा यू तो जरूर करेगा क्योंकि सब्जेक्ट के रूप में भी यू को लिखते हैं, ऑब्जेक्ट के रूप में भी यू को लिखते हैं। यहाँ पे लगाएगा एंड और यहाँ पे कर देगा आई, यहाँ पे करेगा आई, यहाँ पे लिखेगा टू प्ले इन द सन। मुझे एक बात बता दीजिए माय स्टूडेंट, बच्चे कंफ्यूज कहाँ होंगे, जानते हैं आप यहाँ पे यू एज यहाँ सोचेंगे कि सब्जेक्ट के रूप में यूज है, तो चलो भैया एंड के बाद भी तो सब्जेक्ट आएगा। नहीं माय स्टूडेंट, ऐसा नहीं है। यदि आपका क्या है, कंजंक्शन एंड से जुड़े हैं, दो प्रोनाउन है, अगर पहला प्रोनाउन आपका ऑब्जेक्टिव केस के रूप में यूज होता है, ऐसा आपका रूल्स बता रहा है, तो एंड के बाद वाला भी जो आपका आएगा ना प्रोनाउन, वो भी आपका ऑब्जेक्टिव केस में होगा, आपका ऑब्जेक्टिव केस में होगा। इसको माइंड में पूरा लॉक कर लीजिए। अगर ये लॉक हो जाएगा तो आप कहीं भी कोई भी एरर क्या कर लेंगे, इस वाले बेस पे देखेंगे कि एक प्रोनाउन एंड से दूसरा प्रोनाउन यार ऑब्जेक्टिव केस में है, यार सब्जेक्टिव केस से क्या, रॉन्ग मारो वहीं पे, और वहीं पे आप क्या कर लेंगे, इसको एरर फाइंड कर लेंगे और आपका करेक्ट हो जाएगा। इसकी प्रैक्टिस में कराऊंगा। अभी आपका कॉन्सेप्ट चल रहा है, रूल चल रहा है,
पढ़ते रहिए, दिल लगा के एग्जाम्पल के साथ समझते रहिए, अपने आप को अच्छे करते रहेंगे तो फिर ईजी हो जाएगा आगे चल के। द प्रिंसिपल अलाउड हर एंड मी टू टेक रेस्ट इन द कॉमन रूम। एक कॉमन रूम जो एक सबके समान रूम होता है जिसमें रेस्ट करने के लिए होता है, प्रिंसिपल ने क्या किया, अनुमति दिया किसको, उसको, एंड मी मुझे, टू टेक आराम करने के लिए, टेक रेस्ट आराम करने के लिए इन द कॉमन रूम में। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे हर कौन सा है, ऑब्जेक्टिव केस में। सर मैं तो देख रहा हूँ यहाँ पे आपने लिखा हुआ है बहुत अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट में कि ऑब्जेक्टिव केस में क्या होता है, आपका सी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, हर होता है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि भैया मी भी है, तो मी कहाँ है भैया, लो मैंने पहले ही लिखा है, आई का क्या होता है ऑब्जेक्टिव केस, मी होता है, ये भी कॉन्सेप्ट आपको बताया गया है। तो जब यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस, यानी कि ऑब्जेक्टिव केस आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ऑब्जेक्टिव केस आपको यहाँ देखने को मिल रहा है ना, सेंटेंस करेक्ट माय स्टूडेंट, यहीं पे कर देगा आई या फिर यहीं पे कर देगा सी एंड आई, इस तरह से करके लगाएगा। एक आपका ऑब्जेक्टिव केस देगा, एक आपका नॉमिनेटिव केस दे देगा, वहीं पे आप एरर फाइंड करेंगे। सो माय स्टूडेंट ये तो कहानी रही यूज ऑफ द प्रोनाउंस ऑफ द ऑब्जेक्टिव केस कि मैंने आपको बताया कि 2 ही रूल्स थे बस आपके। कितने रूल्स थे, 2 रूल्स थे जिसको हमने क्या किया यहाँ पे अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लिया है। जो आपकी नेक्स्ट क्लास में जो अगली रूल्स होगी, यूज ऑफ द प्रोनाउंस ऑफ पजेसिव केस, और वहां से एरर तो भर भर के आपके एग्जाम में आते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे पजेसिव केस का यूज कैसे होता है किसी सेंटेंस में, कैसे एरर फाइंड करेंगे। आप इसे जल्दी से क्या करिए, तब तक नोट्स करिए और एक प्रॉपर नोट्स बना के इसको क्या कर लेंगे, रिवाइज कर लेंगे, ताकि जब मैं नेक्स्ट क्लास में आपको क्या करूंगा ना, यूज ऑफ द प्रोनाउंस ऑफ द यहाँ पे पजेसिव केस के बारे में यहाँ बताएंगे, तब वहाँ पे आपकी कहानी कुछ और चलेगी, उसका कॉन्सेप्ट अलग चलेगा। तब तक माय स्टूडेंट आप करते क्या रहेंगे, दिल लगा के पढ़ते रहेंगे, अपने लाइफ में आगे बढ़ते रहिए जुनून के साथ, अपने माता पिता के प्रति जो आपकी ज़रूरत है, एक इच्छा है, उन्हें एक बढ़िया ईमानदारी से एक अच्छे सन की मतलब रूप में सामने आने की, उसके लिए काम करते रहिएगा। ऑल द बेस्ट।